हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म का सब टॉपिक द मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो सिंपल है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक्स, जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में और एक तीसरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कहते हैं अनरिलेटेड है, पर तभी भी हम इसे पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। तो मेकिंग प्रोसेस क्या था? तो मेकिंग सिंपल प्रोसेस था कि कैसे वहां पे रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ा और कैसे उन लोग ने वहां पे बाकी चीजें और रिफॉर्म्स लाए। तो अब यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि पहले ही सेंटेंस है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो ये क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन किससे हो रहा है? ये आप लोगों से क्वेश्चन हो रहा है कि आर्मी एक आर्किटेक्ट हो सकती है एक नेशन के लिए, क्या ये सही है या गलत है? तो वही हम पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों किया गया और क्यों रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन का लेना देना इसलिए क्योंकि वहां पर कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट चल रही थी कि मोनार्की भी थी और मिलिट्री भी थी। तो जहां पे मिलिट्री का इंटरफेरेंस हो जाता है तो वहां पे एक डिक्टेटर काइंड ऑफ फीलिंग भी आती है। और मोनार्की थी तो जो अपर लेवल के लोग थे तो वो भी अपनी चला रहे थे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है एक नेशन की। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी बहुत जगह मिलिट्री रूल है और आर्मी रूल है, जैसे कंबोडिया में। तो वहां पे लैक करती है अपनी इकोनॉमी के लिए और बाकी चीजों के लिए भी, जैसे कि वहां के लोगों को अभी भी अच्छे से ट्रीट किया नहीं जाता, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग था क्योंकि अभी मोनार्की और मिलिट्री दोनों साथ में रूल कर रही थी। तो जो किंग्स थे तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उनका क्या कहते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाइप क्रिएट कर लिया था, उन्होंने एक असेंबली क्रिएट कर ली थी। तो उससे वो आगे रूल करते थे। तो उनको सपोर्ट किसका था? तो सपोर्ट उनको जंकर्स का था। तो जंकर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जंकर्स बस एक लैंड ओनर्स होते हैं इन पर्शिया, जो बिग मेजर लैंड ओनर्स रहते हैं। जैसे आपने एरिटोक्रेट्स के बारे में पढ़े थे पिछली वीडियोस में, तो वैसे ही जंकर्स भी होते हैं, पर ये पर्शिया के बिग लैंड ओनर्स रहते हैं। तो इनका सपोर्ट था, इनके पास बहुत वेल्थ था, तो इनका सपोर्ट था मोनार्की को और कहते आर्मी को। तो इनके सपोर्ट से बहुत कुछ चीजें चेंज होती थी और ये अपनी चलाते थे और ये अपने फायदे के लिए देखते थे ज्यादा से ज्यादा। फिर ओटो वन बिस्मार्क। तो ओटो वन बिस्मार्क का क्या रोल था एज एन आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस? तो प्रोसेस हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो चुका था, उसका इम्पैक्ट पूरी यूरोप पे पड़ा था। तो यूरोप में जर्मनी भी आती है, तो जर्मनी में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो यहाँ पे बहुत मेजर रोल है ओटो वन बिस्मार्क का। वो ये प्रोसेस लीड करने में, वो एक काइंड ऑफ लीडर थे ये प्रोसेस के, और इनने ये प्रोसेस पर्शियन आर्मी के थ्रू लीड की। क्योंकि आप देख सकते हैं वो मोनार्की में थी पहले से, और जो पर्शियन मेजर लैंड ओनर्स थे जंकर्स, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इनने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इनने थ्रू आउट जो रेवोल्यूशन उसको आगे लेके गए। और इनको सिंपल है, हमने जो पढ़े इनको हेल्प मिली पर्शियन आर्मी से और ब्यूरोक्रेट से। तो पर्शियन आर्मी तो आपको पता है, और ब्यूरोक्रेट्स कुछ अलग नहीं है, बस एक कंट्री रहती है जो ज्यादा मेजर अपने डिसीजन स्टेट ओन करती है, ना कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट और इलेक्टेड पर्सन ओन करती है। सिंपल है। फिर इसमें प्रोसेस में क्या हुआ, क्योंकि अब आर्मी तो ये भी है और आर्मी वो भी थी। तो आर्मी और जब आर्मी आती है आमने सामने, तो कॉन्फ्लिक्ट होती है और वॉर्स होते हैं। तो वॉर्स हुई, 3 वॉर्स हुई, वो 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में हुई। तो 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में जो वॉर्स हुई तो वो कहाँ हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस में 7 साल तक जो वॉर हुई वो पर्शियन मिलिट्री और कहते इन सर्टेन रूल्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन वो वॉर्स लीड की गई और वो वॉर्स पर्शिया ने जीती। आफ्टर अचीविंग द विक्ट्री क्या हुआ? विक्ट्री के बाद क्या हुआ? विक्ट्री के बाद सिंपल है, किंग विलियम वन ने वहां पे रूल स्थापित किया। ये भी एक मोनार्की थी, बट यहाँ पे ज्यादा करके चीफ मिनिस्टर पे ध्यान दिया जाता था। तो चीफ मिनिस्टर कौन थे आगे? तो चीफ मिनिस्टर आगे थे वही मेजर पर्सन जिनने ये प्रोसेस लीड किया था, ओटो वन बिस्मार्क। तो ये चीफ मिनिस्टर बन चुके थे और इनने बहुत रेवोल्यूशन और रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे मेजर डिसीजन लाए। तो मेजर डिसीजन इनके क्या थे? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी मॉडर्नाइज हो गई। पहले सिर्फ कॉइन्स एंड टोकन्स चलते थे और सिंपल उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड कोई करेंसी नहीं थी। तो अभी स्टैंडर्ड करेंसी आ गई थी, जिसमें जैसे कि आपने आज के नोट्स देखे होंगे। तो उस टाइम भी एक पेपर काइंड ऑफ नोट्स चालू हो गए थे, बिल्स बोलते थे जिनको। अमेरिकन बिल्स भी होते थे, अब ये यूरोपियन बिल्स थे। एंड फिर बैंकिंग अच्छी हो गई तो इससे काइंड ऑफ रिजिडिटी मिली वहां के इकोनॉमी को। तो बैंकिंग अभी अच्छी हो गई, तो यहाँ पे लोग जो मेनली रेगुलर वर्कर है वो अपनी एक बैंक अकाउंट बनाते थे और यहाँ पे आके पैसे जमा करते थे।
फिर लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। तो अभी इतना सब होने के बाद रेवोल्यूशन का जो इन पे इम्पैक्ट पड़ा और जो इनने किया वो अचीव करने के बाद इनके जो मोटिव्स है वो अचीव हो रहे थे, सब चीज इनको एकदम परफेक्टली मिल रही थी। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इटली यूनिफाइड। तो इटली यूनिफाइड इसका टॉपिक का नाम क्यों दिया गया है? सिंपल है, मैं ज्यादा एकदम वो कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, एकदम सिंपल है। जैसे कि हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा, सेम इटली के बारे में भी है, इसलिए आप देख सकते हैं हेडिंग में साथ में दिया गया द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सिंपल है, जैसा जर्मनी में हो वैसे इटली में भी हो, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, इटली यूनिफाइड ये टॉपिक का नाम इसलिए दिया क्योंकि इटली एक नहीं थी। जैसे जर्मनी लैंड एरिया में एक ही थी, पर इटली एक नहीं थी, इटली अलग अलग बोल सकते एरियाज में डिवाइडेड थी। तो हर एरिया एक दूसरे एरिया पे अपना दिखाना चाहता था कि हम इससे ज्यादा इंपैक्ट और ज्यादा से ज्यादा लैंड कवर करना चाहता था। तो ये एक यूनिफाइड सिस्टम में आ नहीं पा रहे थे। और जैसे कि अलग अलग कहीं पे पॉप रूल करते थे, सिंपल है पॉप प्रेस्ट रहते थे वहां के, वो रूल करते थे, कहीं पे किंग्स रूल कर रहे थे, और कहीं पे रिवॉल्यूशन के कारण थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ गया था तो वहां पे असेंबली क्रिएट हुई थी। तो ये यूनिफाइड नहीं थी। यूनिफाइड कैसे हुई? जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखे ओटो बिस्मार्क ने जो रोल प्ले किया था वही यहाँ पर गिउसेप मैक्सिनी ने क्रिएट किया था। सिंपल है, ये दोनों पर्सन ने सेम रोल क्रिएट किया था, बस यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। तो ये सेम रोल यहाँ पे प्ले हुआ था, इनने जो प्रोसेस थी उनको रूल किया था, लीड किया था वो प्रोसेस को, रेवोल्यूशन की, जो आगे जाके बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हुई थी। फिर हम देखते हैं किंग विक्टर इमैनुअल टू। तो किंग विक्टर इमैनुअल टू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इन्हीं ने यूनिफाइड किया था पूरी इटली को यूनिफाइड किया था। जो भी अलग अलग लोग थे, इनने बैटल्स लड़ी थी और बैटल्स लड़ने के बाद वो एक इटली बनाने में सक्सेसफुल हुए थे। फिर मिनिस्टर कैबोर, सिंपल है, मैं मिनिस्टर कैबोर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ओटो बिस्मार्क जबकि मिनिस्टर बन चुके थे, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस लीड किया था, बट यहाँ पे गिउसेप मैक्सिनी ने प्रोसेस तो लीड किया था, बस वो मिनिस्टर नहीं बने थे। यहाँ पे मिनिस्टर कैबोर ये ना रेवोल्यूशन से आते थे ना मोनार्की से आते थे, ये सिंपल है एक अच्छी रिच फैमिली और एजुकेटेड फैमिली से आते थे जिनके अंदर एक व्यू था अपने नेशन को लेके और एक क्रिएट करना कि लोगों के अंदर इक्वालिटी और इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो इनके व्यूज पे ये यहाँ पे आए थे चेंजेस करने और इनको ये मिनिस्टर स्थापित किया गया। तो हम आते हैं अपने एंडिंग पॉइंट पे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का आप देख सकते हैं हेडिंग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली दिया है। तो ब्रिटेन का कैसे लेना देना यहाँ से, क्योंकि ब्रिटेन भी एक सब टॉपिक है और इसी के साथ रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं जर्मनी और इटली में एक कनेक्शन था, बट ब्रिटेन में नहीं है, उसका थोड़ा सा अलग ही था। वो ना कि रेवोल्यूशन का रिजल्ट था, ना मोनार्की पे उतना ज्यादा हावी था, ये थोड़ा सा अलग बात थी। क्योंकि यूरोप में जैसे कि पूरा चालू हो गया था रेवोल्यूशन का, तो यहाँ भी इंपैक्ट पड़ा था, बट ये पूरा टोटल इंपैक्ट का लेना देना नहीं था। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लेना देना था ज्यादा करके। पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी और डोमिनेंस करती थी, जिसमें इंग्लिश वेल्स आते हैं और इंग्लिश वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। तो ये कौन थे? इंग्लिश वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जो बहुत ज्यादा डिफर करती थी और बहुत ज्यादा चेंजेस लाती थी और इनका बहुत इंपैक्ट पड़ता था कंट्री के ऊपर और ब्रिटेन के ऊपर। अब आगे पढ़ते हैं हम। इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टैब्लिश डोमिनेंसी ओवर कैथोलिक। तो दो ग्रुप के बारे में बता दूं, आप जितनी भी हिस्ट्री पढ़ लेंगे और जितना भी पढ़ लेंगे आप क्रिश्चियंस के बारे में, तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में बहुत ज्यादा बोल सकते हैं झगड़ा या कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। पूरी हिस्ट्री में यही दिया है, क्योंकि आप यहाँ भी पढ़ लें या अमेरिका का पढ़ लें या ब्रिटेन के, इटली, यूरोप, फ्रांस, आप अलग अलग जगह पढ़ लें, यहाँ तक कि नाइजीरिया में भी पढ़ लें, अलग अलग जगह पे पढ़ लेंगे, आपको ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स का आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। अभी भी थोड़ा बहुत चलता है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना उस वक्त था। तो यहाँ पे जो इंग्लिश थे, मेनली वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, तो इनने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट्स को, क्योंकि वो मेनली प्रोटेस्टेंट्स थे और ज्यादा थे। तो एक डोमिनेंसी क्रिएट करने के ऊपर कैथोलिक्स की, क्योंकि वो कैथोलिक्स को रूल करने ना ज्यादा नहीं देना चाहते थे, बट इन्हें इक्वल राइट्स तो बोल नहीं सकते, कुछ राइट्स प्रोवाइड किए थे कैथोलिक्स को, बट इनने भी बहुत सारी अपनी कम्युनिटीज बनाई, जिससे आपने अभी भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये सब पढ़ा होगा और ये सब सुना होगा। तो ये सब इसी के लेन देन है और इसी से सब निकला हुआ है।
तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। तो सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, सिंबल क्या होता है? तो सिंबल सिंबल कुछ नहीं होता, सिंबल एक कैटेगराइजेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया या लैंड फॉर्म्स का, या आप एक कंट्री का भी सिंबलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो एक यूनिक इमेज और सिंबलाइजेशन दिया गया था, तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बट अभी मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंबल जो ग्रेट ब्रिटेन को प्रोवाइड किया गया था वो क्या था। द ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक भी बोलते हैं, ब्रिटिश फ्लैग आया, यूनियन जैक जिसे बोला जाता है, आपने ब्रिटिश फ्लैग तो देखा ही होगा। द नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम बस कुछ नहीं है पर्टिकुलर, जैसे कि हाइम्स हमने पहले पढ़े, जैसे हाइम्स प्रोड्यूस गई थी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, तो वहां पे ऐसे नेशनल एंथम क्रिएट किया गया था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो यहाँ पे क्योंकि मोनार्की का बहुत लेना देना है, तो इसीलिए वो नोबल किंग के बारे में बताया गया। तो हम सिंबलाइजेशन और एक विजुअलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म हम आगे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, विजुअलाइजिंग द नेशन। एंड एक और सब टॉपिक है जो एंडिंग सब टॉपिक रहेगा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, तो सिंपल है, विजुअलाइजिंग द नेशन कुछ नहीं है, नेशन को विजुअलाइज करना है एक इमेज में, एक स्टैचू में, क्योंकि लोगों पे इमेज और स्टैचू का अलग इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डेवलप हुआ रहता है। हम स्टैचू और इमेजेस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी बारीकियां देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। अगर नहीं भी देख पाते तो हमारे माइंड के पेरिफेरल विजन में एक क्रिएट होती है एक चीज जो हमेशा हेल्प करती है हमको कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने पे। तो लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो इन्हें क्या किया, एक फेस, पर्टिकुलर पर्सनल फेस प्रोवाइड किया कंट्रीज को। तो फेस प्रोवाइड करने का रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपल है, फेस प्रोवाइड करने का रीजन ये था कि लोगों को लगे कि ये सिमिलर है और हमसे जुड़े हुए हैं करके। तो सिंपल है हर जगह, बट फीमेल फिगर को लिया गया। तो इसका कुछ ज्यादा पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना चाहता था या फेमिनिस्ट लोग थे या कुछ ऐसा, बट सिंपल था क्योंकि वो एक एलोगरी शो करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखा होगा, वो भी एक फीमेल है, तो उस टाइम पे ये एक ट्रेंड टाइप था और ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था। तो सिंपल उन्होंने पर्सोनिफाइड फेस डेवलप किया और उसका स्टैचू बनाया। तो स्टैचू था जो, तो वो एक सिंपल हो जाता है, सिंबल हो जाता है, जो हर जगह रख सकते हो आप। एक एरिया में रख सकते हो, एक स्क्वायर रहा वहां पे रख सकते हो, जहां पे बहुत ज्यादा रश रहा वहां रख सकते हो। तो लोग देखेंगे और उस चीज को अडेप्ट करेंगे और वो समझेंगे उस चीज के बारे में। तो ऐसा फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में भी एक पर्टिकुलर नेम भी प्रोवाइड किया था, क्रिस्टिनेट मरियम। तो ये सिंपल है, वो जो नेम प्रोवाइड किया गया था ये पर्सोनिफाइड फिगर थी और ये हर जगह पे वहां पे दिख जाते थे। तो ये कंट्री को फेस प्रोवाइड करने जैसा हो गया। तो इनमें क्या डिफरेंट फीचर्स थे? तो द रेड कैप, तो रेड कैप सिंपल है, जो वहां पे एक सिंबल था, जो फाइटिंग का सिंबल था, जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे उनका सिंबल था, तो उसमें शो कर रहा था। द ट्राई कलर, तो ट्राई कलर वो जगह का रिवॉल्यूशन का बहुत टाइम का बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल ट्राई कलर्स थे, जो आप इन डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा। क्योंकि वो ट्राई कलर बहुत इंपॉर्टेंट शो करता था, क्योंकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के ट्राई कलर्स थे। एंड द कॉकेट, तो कॉकेट सिंपल है, एक सिंपल ऑर्नामेंट था वो जो पहना जाता था और सिंपल पर्सोनिफाइड फिगर वो भी शो करता था। तो हम आते जर्मनी, तो जर्मनी सिंपल आप नाम से पता कर सकते हैं, ये जर्मनी के लिए था। तो इसमें कुछ पर्टिकुलरली ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि स्वॉर्ड भी थी उनके पास, जैसे ये बुक में नहीं दिया गया बट मेरे को मालूम है उनके पास स्वॉर्ड थी और पर्टिकुलर अनचेन, यानी कि चेन जुड़ी हुई थी, जो चेन टूटी हुई थी तो वो फ्रीडम शो करता था, चेन वाला फीचर। स्वॉर्ड शो करता था कि अर्ज टू फ्रीडम शो करता था, एक वॉर ऑफ फीलिंग शो करता था। एंड द क्राउन ऑफ ओक लीफ जो दिया गया बुक में, वो सिंपल एक हीरोइज्म शो करता था और पर्टिकुलर डेवलपमेंट शो करता था, वो एक पर्टिकुलर पर्सोनिफाइंग फिगर में। तो सिंपल विजुअलाइजिंग द नेशन एकदम बहुत ज्यादा सिंपल एक फेस प्रोवाइड करना एक नेशन को, जिससे लोग इसे अडेप्ट कर सकें। तो हम आते हैं अपने नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म एकदम सिंपल टॉपिक है, जैसे कि आप नेशनलिज्म, मैंने पूरा थ्रू आउट द चैप्टर आपको समझाते हुए आया कि नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म कुछ नहीं है, नेशनलिज्म है बस एक देश प्रेम और देशभक्ति की भावना, क्रांति जिसे बोला जाता है, आपने पिक्चर भी देखी होगी क्रांति। तो सिंपल है, नेशनलिज्म वही है। एंड इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था, एक शॉर्ट व्यू दिया था, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। इंपीरियलिज्म कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट इलेक्ट किया, तो पर्टिकुलर कैंडिडेट इलेक्शन से भी होता है या कोई एक प्रोसेस थ्रू आउट होता है, तो आपने वो इलेक्ट किया पर्सन, बट उसके उतने ज्यादा व्यूज और उसके उतने ज्यादा डिसीजन नहीं लिए जा रहे इन
उसके खिलाफ डिसीजन लिए जा रहे हैं, यानी कि वो नहीं ले रहा डिसीजन, मेनली वो लोगों को लेने दे रहा है जो स्टेट ओन करते हैं, स्टेट से रिलेटेड लोग हैं, तो वो ज्यादा डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसको इंपेरियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि वो स्टेट ओन लोग जो रहते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम रहती है, वो ज्यादा डिसीजन लेते हैं। तो ये अच्छी भी एक तरीके से बात। तो इसमें बस एक सिंपल थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा अलग एंड देना चाहते थे लोग, और वो बुक्स में भी अलग एंड दिया है। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 का भी मेंशन किया गया, बट उतना डिटेल में नहीं किया गया, बस एक लाइन दी गई वर्ल्ड वॉर 1 पे। और एक जो मेन टॉपिक बाल्कन्स का दिया है, तो बाल्कन्स का मेन टॉपिक क्या था? तो बाल्कन्स आज की मॉडर्न डे में बोल सकते हैं हम अल्बानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, रोमानिया, ये सब जगह है जो, तो वो बाल्कन्स कहा जाती थी। और भी एक दो एरिया के नाम है इसमें। तो वो मेनली ओटोमन एम्पायर से रूल किया जाता था, मेनली ओटोमन एम्पायर का उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस था, वो ओटोमन एम्पायर से रूल करती थी मेनली। तो अब क्या है कि बाल्कन्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, वहां पे भी रेवोल्यूशन का बहुत इंपैक्ट पड़ चुका था। अब लोग समझ रहे थे कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। तो चेंजेस आए, उससे अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, बट इंसान बहुत ग्रीडी रहता है, आपको पता ही होगा। तो लोग चाहते थे कि बाल्कन्स अभी न्यू एकदम फ्रीडम मिली है या कुछ एंजॉय कर रहा है फ्रीडम, तो हम इसको अपने अंडर ले लें या अपने अंडर ले लें। तो ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो जैसे कि आप देखेंगे तो कंट्रोल टू टेक ओवर कंट्रोल, तो कौन सी कंट्रीज आ गए? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। तो ऑस्ट्रो हंगरी सिंपल है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये सब कंट्रीज सामने आई कि हमको इसके ऊपर रूल लेना चाहिए बाल्कन्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनी मैटर्स वाली सिचुएशन थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की आ जाती थी अगर बाल्कन्स एरिया पूरा इनके अंडर आ जाता था। तो ये जो वॉर्स हुई है, तो ये पहले एक दो वॉर्स लड़ी गई, फिर छोटी छोटी वॉर्स लेके एक बड़ी वॉर लीड हुई, और फिर लेड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ। तो वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ लेड हुआ। तो इसका इन डिटेल बहुत ज्यादा दिया नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 1 का अगर मेरे को एक्सप्लेन करना रहेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बुक में भी नहीं दिया है वो अभी। तो फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चेंजेस एक्सेप्टेड नेचुरली एंड यूनिवर्सली। तो जो चेंजेस आए, तो चेंजेस थ्रू आउट द, जो हम फर्स्ट टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक से लेके जो आखिरी टॉपिक तक चेंजेस आए, तो वो नेचुरली एक्सेप्टेड हुए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुए। यूनिवर्सली मींस एट थ्रू आउट द यूरोप, क्योंकि सबके क्लियर पॉइंट थे और सबने वो चेंजेस एक्सेप्ट किए। तो फिर आप देख सकते हैं कि एकदम सिंपल चेंजेस आए। तो जो नेशनल अलाइनमेंट हुआ था, नेशनल लाइन लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो सिंपल है कि ये सेंटेंस में 1914 को सब कुछ मिल गया था, बट एक सिंपल है थोड़ा सा, वहां पे वॉर और फॉर्ट हुई जो वर्ल्ड वॉर में लेड हुआ था, तो एक डिजास्टर वहां पे, हार्डशिप, फिर फेलोशिप, कुछ ही खाने पीने को नहीं था, लोग अनएम्प्लॉयड थे। फिर ले दे के आखिरी में फ्रीडम अचीव हुई और वहां पे एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो ये हमारा एंड टॉपिक था जो हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये थ्रू आउट द चैप्टर जो मैंने आपको पूरी वीडियोस में बताया है, जो पूरी वीडियोस लाइन टू लाइन कनेक्टेड थी, उसका ये एंड वीडियो है, और ये चैप्टर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू।